बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2025 का जो पेपर था वो बहुत ही ऐतिहासिक टाइप का पेपर है। ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। और पिछले अगर 6 साल के पैटर्न को देखा जाए तो बहुत आसान पेपर आ रहा था। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो टफ आया। केमिस्ट्री भी टफ है, बायो भी टफ है, और फिजिक्स के टीचर कह रहे हैं कि पेपर तो बहुत ही टफ आया है। मतलब जेई में जिस तरह का पेपर नहीं है उस तरह का पेपर नीट में पूछा गया है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से कितने सवाल बायो में पूछे गए। सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं। मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे गए, जिनका एनसीईआरटी से कोई लिंक नहीं है। एक तो आईवीएफ वाला क्वेश्चन था। आईवीएफ एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आईवीएफ के अडॉप्टेशन में या उसके अडॉप्शन में क्या ड्रॉबैक्स हैं ये पूछा गया। और दूसरा एक सवाल वो ट्विंस वाला पूछा गया, एक लड़का एक लड़की है, फ्रेटर्नल ट्विंस, मोनोजैगोटिक ट्विंस का जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है, लेकिन कहां पर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस अब बच्चा जानता ही नहीं है ना। तो दो सवाल एनसीईआरटी के बाहर के हैं पूरी तरीके से, और बाकी 78 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। हाँ, मैं यहाँ पर 5 सवाल लेके आया हूँ क्योंकि 3 सवाल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे वो सवाल जो आपसे पूछा था पीसीआर वाला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू द पावर एन, वो थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच यूज करेंगे तो उसको आप कर सकते थे, है ना। इसी तरीके से वो आर एच विटेकर के 5 किंगडम में जो आपसे कहा था इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अरेंज करिए, वहां पर भी थोड़ा सा अगर आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखेंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो सवाल पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बाहर के थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि एनसीईआरटी के बाहर के जो टॉपिक एनटीए ने ऐड किए थे ना, वहां से कोई सवाल आया ही नहीं। कॉकरोच, कोई सवाल नहीं आया। फ्रॉग से 4 सवाल पूछा, कॉकरोच से एक भी सवाल नहीं आया। एनिमल टिश्यू कोई सवाल नहीं, प्लांट टिश्यू कोई सवाल नहीं, प्लांट की 5 फैमिलीज ऐड की, कोई सवाल नहीं आया, स्टेम रूट लीफ के मॉडिफिकेशन ऐड किए, कोई सवाल वहां से नहीं आया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सवाल नहीं आएगा। पिछली बार कॉकरोच का सवाल भी था, एनिमल टिश्यू का सवाल भी था, प्लांट टिश्यू का सवाल था, इस बार नहीं पूछा। तो मतलब पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज किया है। सारा पेपर एनसीईआरटी से बना। अच्छा, एक चीज और, एनसीईआरटी क्लास 11 में 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर से 40 सवाल दिए, और क्लास 12 में 13 चैप्टर, वहां से 50 सवाल दिए। तो ये भी ऐसा होता नहीं था नॉर्मली। क्लास 11 और क्लास 12 से 50-50% क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार एकदम उलट दिया। जबकि क्लास 11 में ज्यादा चैप्टर है, 19 चैप्टर और 40 सवाल, एवरेज आप देखो तो 2 सवाल, और वहां 13 से 50 सवाल, हर चैप्टर में 4 सवाल पूछ लिया वहां से। तो ये भी बड़ा चेंज किया एनटीए ने। और 3 चैप्टर तो ऐसे रहे, द लिविंग वर्ल्ड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां से कोई सवाल पूछा ही नहीं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का इस बार वेटेज बहुत कम कर दिया, बहुत कम सवाल पूछे, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके एनसीईआरटी के बाहर के। तो पहला सवाल ये है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। अब पीसीआर में क्या होता है, मेरे पास अगर एक डीएनए है तो पीसीआर में अगर एक साइकिल चलेगी तो बेटा 2 बन जाएंगे, 2 साइकिल चलेंगी तो 4 बन जाएंगे, 3 साइकिल चलेंगी तो 8 बन जाएंगे, है ना, 4 साइकिल चलेंगी तो 16 बन जाएंगे। इस तरीके से हर बार नंबर डबल हो जाता है। तो यानी यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा टू दी पावर एन। यानी आप अगर देखो यहां पर एन की जगह पर अगर मैं 1 2 3 4 प्लेस कर दूं, टू की पावर अगर मैं 4 रख दूं, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 बार लिखा हुआ है, इसका ही मतलब होता है ना। तो आप देखो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आ गया आपका 16। तो ये मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं कहूंगा। एनसीईआरटी ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टू द पावर एन नहीं लिख के दिया हुआ है, लेकिन नीट का बच्चा होने के नाते ये थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते थे। ठीक, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो कि भाई हम नहीं दिमाग लगाएंगे, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, तो आप ठीक है मान लो एनसीईआरटी के बाहर, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया। पर दूसरा ये सवाल, अब इसका जिक्र तो कहीं है ही नहीं एनसीईआरटी में, दूर दूर तक। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, कमियां क्या है एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड तो दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन कह रहे हैं उसके एडॉप्शन में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, क्यों लोग इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं करते हैं। और ऑप्शन भी 6 दे रखे हैं। ठीक, तो इसमें अगर थोड़ा सा एलिमिनेशन का हम लोग यूज करें
तो क्या कर सकते हैं, देखो पहला तो एक ऑप्शन दिया है नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब इंडिया में अवेलेबल तो आईवीएफ हर जगह आपको दिखाई देता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हर जगह टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आजकल हॉस्पिटल में दिखाई देता है, तो ई तो नहीं हो सकता। अब ई नहीं हो सकता तो चौथा ऑप्शन यहां से आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या क्या हो सकता है, एक ऑप्शन दिया है हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। ऐसा तो जरूरी नहीं है, आईवीएफ में हस्बैंड वाइफ नहीं कोई डोनर भी हो सकता है। वो एक मूवी थी विकी डोनर, तो उसमें वो हस्बैंड की जगह पर डोनेट कर सकता है अगर स्पर्म नहीं बन रहे हैं। वाइफ एग नहीं बना सकती तो किसी दूसरी फीमेल से ले लेगी, यानी सी भी यहां पर ड्रॉबैक नहीं है। तो सी आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब बचा एक ही ऑप्शन बचा, यानी बी डी एफ यही आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं पढ़ाते समय कहता हूं कि एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। यह सवाल अगर आपको नहीं भी आता था ना, तो ये कठिन सवाल है, मैं मान रहा हूं यहां पर कि बहुत कठिन सवाल है, आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पूछा गया और सबसे पूछा गया। एक चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि जो पेपर कठिन था वो सभी के लिए कठिन था, आपके लिए नहीं था, तो सभी के लिए सवाल आया था। किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, किसी ने भी ये नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो एमबीबीएस के लेवल का सवाल है। एमबीबीएस में सवाल पढ़ाया जाता है, वहां पर आईवीएफ डिटेल में बताया जाता है, वो भी फाइनल ईयर में जाके जब गायनी का सब्जेक्ट आता है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि भाई जो बच्चा नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहा है उसको तो ये पता होना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। तो ये पूरी तरीके से आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल था, आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी के बाहर का सवाल पूछ लिया, क्यों पूछ लिया, वो सभी के लिए पूछा गया है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। अब पॉलीजेनिक ट्रेट एनसीईआरटी में दी गई और इसमें ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर दिया हुआ है। ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए। अब एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पहली चीज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो यहां लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, और ये दोनों क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है ना, ये दोनों मेंडेलियन। तो तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये दोनों आते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आता है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे पॉलीजेनिक के लिए, एक ही बचा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट वाला ये सवाल है, ये सीधे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज से आप सवाल कर सकते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कहीं भी पॉलीजेनिक का या प्लियोट्रॉपी का जिक्र नहीं किया गया है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न यहां पर फॉलो करेगा। 132 ये एक सवाल है, ये कोड 45 के क्वेश्चन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सवाल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के क्रम में अरेंज करना है। विटेकर के 5 किंगडम है, कौन कौन से, मोनेरा, हमेशा मैं जब पढ़ाता हूं तो याद दिलाता हूं कि भैया सीक्वेंस याद करो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ये सीक्वेंस ऐसा नहीं कि रैंडम सीक्वेंस है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ये इवोल्यूशन का सीक्वेंस है, यानी सबसे ज्यादा जो इवॉल्व है वो एनिमल है और सबसे कम जो इवॉल्व है वो मोनेरन्स हैं। तो अब इंक्रीजिंग का है तो सबसे कम से शुरू करोगे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो बेटा ये दोनों ही सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है, वो जो टेबल बना के आपको दी गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सेकंड पेज पर राइट साइड में है ना। तो अब यहां पर मोनेरा का पहले फीचर सोचो, यहां पर क्या होगा, तो देखो प्रोकैरियोट विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, सी से शुरू करना है। अब सी से अगर शुरू करना है तो इसका मतलब है यहां पर ई छूट भी गया है, लेकिन ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। सी से स्टार्ट करना है तो सी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब सी के बाद देखो ई और ए दोनों ऑप्शन में दिए, यानी सी के बाद ई आएगा, और ई यानी क्या होना चाहिए, प्रोटिस्टा होना चाहिए, देख लो।
ई जो दिया गया यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा की बात है। इसके बाद ए आना चाहिए, तो ए मतलब फंजाई, तो मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, ये फंजाई हो गया, ये मोनेरा हो गया, ये प्रोटिस्टा हो गया, ये फंजाई हो गई। उसके बाद प्लांटी आना चाहिए, तो प्लांटी में क्या करोगे, प्लांटी हेट्रोट्रॉफ तो नहीं है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी डी आएगा। और उसके बाद हेट्रोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी आएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये जितने पॉइंट लिखे हैं ये सब एनसीईआरटी में टेबल में दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो ये कहा है ना कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बात एनसीईआरटी ने डायरेक्ट तो नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, तो आपको ये पता चल सकता है। तो ये पूरी तरीके से तो हम ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी के, और ऑप्शन भी उसने ऐसे बनाए हैं कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं। बस इसमें वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अगर उस रिलेशन को आप ध्यान रखते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि प्लांटी में 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो ऑब्वियस है एल्गी सबसे प्रिमिटिव है और एंजियो सबसे एडवांस है। तो सीक्वेंस का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है अगर आप सही से याद करते हैं। फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, सीक्वेंस याद करेंगे, सब इवोल्यूशन के सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो यानी यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर, ट्विंस आर बॉर्न टू अ फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर टू यू, अगर आपके घर के अगले दरवाजे पर ट्विंस रहते हैं, द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब ये एनसीईआरटी के एकदम बाहर का सवाल है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो मेरे हिसाब से 2 ही सवाल ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी के पूरी तरीके से बाहर से आए। इसको आप चाहे तो मान लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा समझते हैं, फील करते हैं, तो ये कर लेंगे। ये भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, ये एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते थे। तो चलिए इस सवाल पे आते हैं, ये एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड का जिक्र किया गया, जब आप पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जिक्र किया गया है। और वहां पढ़ाते समय हमेशा मैं ट्विंस के बारे में आपको बताता हूं कि 3 तरह के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड सियामीज ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं, कैसे समझिए, जैसे यहां पर ये मान लीजिए एग है और ये स्पर्म है, एग और स्पर्म फ्यूज हुए और इनके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द जाइगोट, जाइगोट। अब मान लीजिए कि जो एग है, उस एग में तो मान क्या ले, एग में तो एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर स्पर्म के पास एक्स है तो फीमेल बनेगी, वाई है तो मेल बनेगा, तो मान लेते वाई है, तो यहां पर जाइगोट बना एक्स वाई। अब इस जाइगोट में आप जानते हैं क्लीवेज होते हैं, और क्लीवेज होने से 2 ब्लास्टोमियर बनी, और इन दोनों ब्लास्टोमियर में एक्स वाई जाएगा। अब ये दोनों ब्लास्टोमियर अगर पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएं, एक ये ब्लास्टोमियर अलग हो गई, एक ये ब्लास्टोमियर अलग हो गई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। अब ये 2 ब्लास्टोमियर अलग हो गए और दोनों से बच्चे डेवलप हो गए, इससे एक बच्चा डेवलप हुआ और इससे एक बच्चा डेवलप हुआ, है ना। इससे जो बच्चा डेवलप हुआ चिंटू, और इससे जो बच्चा डेवलप हुआ पिंटू। अब ये दोनों बच्चे एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं, तो इनको कहा जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि ये दोनों एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं, और यहां पर दोनों ही बच्चे या तो मेल होंगे या दोनों बच्चे फीमेल होंगे। मतलब यहां पर आप समझो ना कि अगर ये एग में एक्स और वाई वाई यहां पर स्पर्म में भी एक्स होता तो ये जाइगोट एक्स एक्स बनता, और यहां भी एक्स एक्स जाता, यानी दोनों बच्चे जो होते वो दोनों बच्चे यहां पर ये भी मेल है, दोनों मेल है। तो अगर दोनों में एक्स एक्स होता तो दोनों फीमेल होती, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमेशा दोनों बच्चे या तो मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, डाइजाइगोटिक में किसी वजह से फीमेल की ओवरी से 2 एग रिलीज हो जाते हैं, और स्पर्म की तो कोई कमी है नहीं, तो एग है ये और ये स्पर्म है। एग में तो एक्स ही होगा और स्पर्म जो है उसमें एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, तो यहां पर 2 अलग अलग एग हो गए और 2 अलग अलग स्पर्म भी हो गए। अब स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, मान लेते हैं यहां पर वाई है। तो अब ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो इनके फ्यूजन से
जो जाइगोट बनेगा वो XX बनेगा, मतलब लड़की होगी ये। और यहां पर इनके फ्यूजन से जो बनेगा वो XY जाइगोट बनेगा, यानी लड़का बनेगा। तो यहां पर ये जो दो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनको कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो दो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें एक मेल एक फीमेल हो सकता है, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी है। मोनोजाइगोटिक में या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। यहां पर सेक्स हमेशा सिमिलर होगा, यहां पर सेक्स सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली एंड द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल। तो अगर बॉय या गर्ल हैं तो फिर इन्हें डाइजाइगोटिक कहते हैं, या फिर यहां पर दिया फ्रेटर्नल ट्विंस, तो इन्हें डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो ये दो सवाल मेरे हिसाब से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बाहर से थे। बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जल्दी ही पूरा पेपर भी मैं यूट्यूब पर आपको सॉल्व करके दे दूंगा कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाएगा, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।